रिबर्थ ऑफ ह्यूओ यूहाव, मोर चिल्ड्रन मोर ब्लेसिंग्स। नाश्ता खत्म करने और डॉर्मेट्री वापस आने के बाद ह्यूओ यूहाव ने हाथ मुंह धोया और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बदल ली। कल सीनियर सिस्टर सियो टाओ के साथ हुई स्विमिंग की घटना के कारण यूनिफॉर्म फट गई थी और पहनने लायक नहीं बची थी। ध्यान से देखने पर कपड़े पर कई ऐसे निशान साफ देखे जा सकते थे जहां उसे जबरदस्ती फाड़ा गया था। अगर वैंग डांग इसे देख लेती तो वह निश्चित रूप से फिर से हंगामा खड़ा कर देती। आज आसमान साफ और उज्ज्वल था। श्रेक अकेडमी में एक और नए साल की शुरुआत हुई। अनगिनत छात्र अपनी यात्रा के एक बिल्कुल नए पड़ाव में प्रवेश कर रहे थे। बेशक नए साल के साथ नया दबाव भी आया। आखिरकार श्रेक अकेडमी में जो भी छात्र असेसमेंट्स में फेल होता उसे एक्सपेल कर दिया जाता था। कोई भी ढील देने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि कहीं अगला नंबर उनका न हो। नए छात्रों के अपने एंट्रेंस असेसमेंट्स थे और पुराने छात्रों के भी अपने टेस्ट थे। जैसे ही ह्यूओ यूहाव क्लासरूम पहुंचा, उसे बताया गया कि उसे और वैंग डांग को म्यूजिन के ऑफिस में रिपोर्ट करना है। वैंग डांग उलझन में दिख रही थी, लेकिन ह्यूओ यूहाव जानता था उसका सन मून कॉन्टिनेंट जाने का समय करीब आ रहा था। खट खट खट, अंदर आ जाओ। जैसे ही ह्यूओ यूहाव ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से म्यूजिन की आवाज़ आई। कमरा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। क्लास 1 के सभी को डिसाइपल्स वहां मौजूद थे। ह्यूओ यूहाव, वैंग डांग, सियो सियो, लैन सूसू, लैन लुओलो, जोसिचिन, काओ जिंगस्यूंग, हुवांग चुटियन और बेशक दाई ह्यूबिन, जूलू, निंगटियन और वू फंग। जब सब इकट्ठा हो गए तो म्यूजिन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि एक विशेष मामले के बारे में जानकारी देनी है। आज से 3 दिन बाद अकेडमी एक कोर डिसाइपल सिलेक्शन टूर्नामेंट आयोजित करेगी। आपके वर्ष के वर्तमान कोर डिसाइपल्स होने के नाते आप सभी का इसमें भाग लेना अनिवार्य है। मैं आपको पहले से सूचित कर रही हूं ताकि आप पूरी तरह तैयार रह सकें। उसकी बात सुनकर जोसिचिन उत्सुक दिखा। उसने कभी नहीं सुना था कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार के सिलेक्शन टूर्नामेंट में भाग लेने की आवश्यकता होती है। टीचर, ये सिलेक्शन टूर्नामेंट किस लिए है? हालांकि म्यूजिन को भी स्पष्ट रूप से नहीं पता था। अकेडमी की गोपनीयता बहुत सख्त है, मुझे खुद इस चयन के सटीक उद्देश्य का पता नहीं है। लेकिन आपको बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हार भी जाते हैं तो कोई दंड नहीं मिलेगा। जहां तक मैंने सुना है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स मूल रूप से इसमें भाग लेने के योग्य ही नहीं थे, लेकिन इस बार आप भाग्यशाली हैं, आपको शामिल किया गया है। प्रतिभागियों में से 7 लोगों को एक निश्चित मिशन में भाग लेने के लिए चुना जाएगा। वह किस तरह का मिशन है ये केवल वही जान पाएंगे जो जीतेंगे। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हारने पर भी यह एक मूल्यवान अनुभव होगा। ये सुनकर कि हारने पर कोई सज़ा नहीं मिलेगी, सभी ने तुरंत राहत की सांस ली। फिर भी कई लोग मन ही मन शिकायत कर रहे थे, क्या अकेडमी बहुत अधिक टेस्ट नहीं ले रही थी? उन्होंने अभी अभी एडवांसमेंट असेसमेंट खत्म किया था और अब कोर डिसाइपल्स के लिए एक और टेस्ट आ गया। ओह, सही कहा। ह्यूओ यूहाव को इस चयन में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया है। बाकी 6 सीटें आपको उनके लिए लड़ना होगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या आप मजाक कर रही हैं? सब दंग रह गए, जैसा कि ह्यूओ यूहाव से उम्मीद थी। बोलने के बाद म्यूजिन ने सबको जाने को कहा और उन्हें टीचिंग बिल्डिंग वापस भेज दिया। दिन भर की क्लास के बाद जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, ह्यूओ यूहाव सीधे कैफेटेरिया की ओर भागा। अब खाने का समय है। पेट भरने के बाद वह आराम से डॉर्मेट्री की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सुनहरी रोशनी की एक लहर उसके ऊपर से गुजरी। उसने जल्दी से अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर वैंग डांग पूरी तरह से गोल्डन लाइट लेफ्ट आर्म बोन के अध्ययन में डूबी हुई थी। उसकी नज़र उसी पर टिकी थी। उसे ये भी पता नहीं चला कि ह्यूओ यूहाव कब अंदर आया। वैंग डांग को इतना केंद्रित देखकर ह्यूओ यूहाव ने उसे टोका नहीं। इसके बजाय वह चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गया और साथ में उस सोलबोन को देखने लगा। इतने करीब से ह्यूओ यूहाव इस सोलबोन के चमत्कार को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में अपनी 9.5 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स की कीमत पर खरा उतरता था। वाकई एक टॉप टियर सोलबोन। रात में इसे हाथ में पकड़ने का मतलब था कि लैंप जलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गर्म और दीप्तिमान रोशनी ने पूरी डॉर्मेट्री को भर दिया था। अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं बचा था। इसके अलावा सोलबोन से एक हल्की राजसी और प्रभावशाली ऑरा निकल रही थी। उसकी उंगलियों के पोरों पर लाल रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी, हवा के साथ ऐसे उलझ रही थी जैसे किसी अदृश्य लड़ाई में फंसी हो। अनजाने में ह्यूओ यूहाव ने अपने अंदर ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन की हलचल महसूस की, जो उसे इसे सोखने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन एक विचार के साथ उसने अपनी उमड़ती हुई ब्लड लाइन को दबा दिया और धीरे से वैंग डांग के पीछे चला गया। उसने अपनी ब्लड लाइन की शक्ति को सक्रिय किया और उसके साथ सोल पावर लेकर उसे लगातार वैंग डांग के शरीर में पहुंचाना शुरू किया। वैंग डांग का पूरा शरीर कांप उठा, तभी उसका ध्यान टूटा। ह्यूओ यूहाव, तुम क्या कर रहे हो?
शू, विचलित मत हो, मैं तुम्हें फ्यूजन तेज करने में मदद कर रहा हूँ। युओ युहाव ने धीरे से फुसफुसाया। जैसे ही उसकी सोल पावर उसके शरीर में प्रवाहित होती रही, वैंग डांग घबरा गई और जल्दी से बोली, युओ युहाव, मैं पहले से ही भर गई हूँ, एक पल के लिए रुको। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। ये लड़का इतनी अधिक सोल पावर क्यों डाल रहा था? भले ही वैंग डांग का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था और वह उसे रुकने के लिए कह रही थी, युओ युहाव अपनी शक्ति पहुंचाता रहा जैसे उसने उसे सुना ही न हो। कुछ ही देर में वैंग डांग का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। सही समय देखकर युओ युहाव आखिरकार रुक गया। अपनी सांसें संभालते हुए वैंग डांग ने अपना मन स्थिर किया, अपनी शर्मिंदगी को दबाया और अपने सामने रखे सोलबोन को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसके लेफ्ट आर्म ने उसे छुआ, तैरता हुआ सोलबोन तुरंत उसके हाथ में विलीन हो गया। गर्मी की एक लहर ने उसके हाथ को घेर लिया, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी दिव्य रोशनी में स्नान कर रही हो, गर्म, कोमल और पवित्र। अगर वैंग डांग को अभी इसे एक शब्द में बयां करना हो तो वह होगा आरामदायक। ये बहुत ही आरामदायक था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सोल बोन उसी के लिए बना हो। जैसे जैसे फ्यूजन जारी रहा, वैंग डांग का पूरा शरीर सुनहरा हो गया। उसके भीतर से रोशनी की औरत फूटती रही और उसने इस प्रक्रिया का आनंद लेने के लिए बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पीछे जब भी उसकी सोल पावर कमजोर पड़ती, युओ युहाव तुरंत अपनी शक्ति फिर से उसमें डाल देता। दूधिया सफ़ेद सोल पावर उसे बार बार, निरंतर और अंतहीन रूप से भरती रही। वैंग डांग और गोल्डन लाइट लेफ्ट आर्म बोन के बीच का तालमेल उम्मीद से कहीं ज्यादा सुचारू रहा। बिना किसी दुर्घटना के ये पूरी तरह सफल रहा। जब कमरे से सुनहरी रोशनी का आखिरी निशान भी ओझल हो गया तो वैंग डांग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उस समय उसकी आंखें चमकते हुए सोने की तरह दमक रही थीं। युओ युहाव ने तुरंत महसूस किया कि उसकी ऑरा बदल गई थी। अब उसके चारों ओर एक देवी जैसा अनुग्रह था, जिससे एक कोमल और पवित्र रोशनी निकल रही थी। तुम्हें कैसा लग रहा है? युओ युहाव ने अपनी ऊर्जा का प्रवाह रोका और धीरे से पूछा। चैप्टर समाप्त। युओ युहाव, व्हाई डू यू ऑलवेज पॉर इनटू माय लोअर एब्डोमेन? वैंग डांग युओ युहाव को शर्म और गुस्से से भरे चेहरे के साथ घूर रही थी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर जोर से चिकोटी काट दी। युओ युहाव, तुमने अभी यह जानबूझकर किया था, है ना? जब तुम सोल पावर इंजेक्ट करते हो तो वह स्पष्ट रूप से शरीर की मेरिडियंस के माध्यम से यात्रा कर सकती है, तो तुम इसे हमेशा मेरे लोअर एब्डोमेन में ही क्यों डालते हो? उसके सवाल का सामना करते हुए युओ युहाव के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये सामान्य नहीं है? सोल पावर इंजेक्ट करने का उद्देश्य तुम्हें अपनी शक्ति खत्म होने से बचाना है। और तुम्हारा डांशन तुम्हारे लोअर एब्डोमेन में है। अगर मैं इसे वहां नहीं डालूंगा तो फिर और कहाँ डालूंगा? जैसे ही उसने बोला, युओ युहाव की नज़र वैंग डांग के शरीर पर ऊपर से नीचे तक घूमी। उसकी आंखों में उस आक्रामक नज़र को देखकर वैंग डांग तुरंत चिल्ला उठी। तुम परवर्त, मैं अब से तुम्हें नज़रअंदाज कर रही हूँ। वैंग डांग की शर्म को गुस्से में बदलते देख युओ युहाव ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर उसने जल्दी से विषय बदल दिया। चलो इसे आजमा कर देखो कि इस सोल बोन ने तुम्हें कौन सा नया सोल स्किल दिया है। वैंग डांग ने उसे आंखें दिखाईं, लेकिन फिर भी बेबसी से हार मान ली। उसने अपना लेफ्ट आर्म उठाया और उसके पीछे गैंगमिंग नुशनडाई के पंख पूरी भव्यता के साथ खुल गए। उसका लेफ्ट आर्म तुरंत एक शानदार सुनहरे लाल रंग में बदल गया। सुनहरी लाल रोशनी लहरों की तरह उठी और एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ गूंजने के साथ उसके पंखों पर अचानक सुनहरी लाल आग की एक परत भड़क उठी। पहले से ही खूबसूरत पंख अब ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर एक और परत चढ़ी हो, और वे और भी बड़े और चकाचौंध करने वाले हो गए थे। एक पल में पूरा कमरा गैंगमिंग नुशनडाई की ऑरा से भर गया। हुवैंजन जी मैंग एक ऑक्सिलरी स्किल। मैं इसे अपने किसी भी मौजूदा सोल स्किल के साथ जोड़ सकती हूँ। इसके पूर्ण प्रभाव को समझने के लिए मुझे और परीक्षण करने होंगे, लेकिन इसे मेरी लाइट एट्रीब्यूट की विनाशकारी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। जैसे ही वैंग डांग ने हुवैंजन जी मैंग जारी किया, उसकी आंखों में और भी आश्चर्य दिखाई देने लगा। मेरी सोल पावर रिकवरी की गति बढ़ रही है। सामान्य तौर पर जब मेरा मार्शल सोल सक्रिय होता है तो मेरी सोल पावर धीरे धीरे कम होती है, लेकिन अभी मैं वास्तव में इसे धीरे धीरे बढ़ते हुए महसूस कर सकती हूँ। ये बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से वहाँ है। यह अद्भुत है। युओ युहाव ने खुशी मनाई और वैंग डांग को गले लगा लिया। वैंग डांग एक पल के लिए ठिठक गई, उसका चेहरा गहरा लाल हो गया। फिर उसने झिझकते हुए हाथ बढ़ाकर उसे वापस गले लगा लिया। युओ युहाव के कंधे पर सिर टिकाकर उसके सीने की गर्माहट महसूस करते हुए वैंग डांग ने बिना सोचे समझे धीरे से कहा, युओ युहाव, तुम मुझे हमेशा क्यों परेशान करते हो? हालांकि इससे पहले कि युओ युहाव जवाब दे पाता, डॉर्मेट्री का दरवाज़ा अचानक खुल गया। बिंग दी वापस आ गई थी। जैसे ही उसने युओ युहाव और वैंग डांग को गले मिलते देखा, वह गुस्से में उछल पड़ी। अच्छा, तो तुम दोनों
मेरी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अपनी अंडरग्राउंड रोमांस शुरू कर दी। हम बोलते हुए बिंगदी दौड़कर आए और सीधे ह्यू युहाव की बाहों में समा गई और अपनी छोटी गुलाबी जीभ बाहर निकाली। ब्लेह ब्लेह ब्लेह। कुछ देर तक डॉर्मेट्री हंसी और शोर शराबे से भरी रही। अगले 2 दिन ह्यू युहाव के लिए बेहद आरामदायक थे। चूंकि उसकी जगह पहले से ही सुरक्षित थी, उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वैंग डांग और अन्य लोगों के लिए जीवन कष्टदायक था। उन्होंने अपने दिन कड़ी ट्रेनिंग में बिताए। कोई नहीं जानता था कि कोर डिसाइपल सिलेक्शन टूर्नामेंट किस रूप में होगा, लेकिन प्रत्येक कोर डिसाइपल के लिए यह एक ऐसी चुनौती थी जिससे वे बच नहीं सकते थे। सौभाग्य से इस विशेष असेसमेंट में असफलता के लिए कोई सज़ा नहीं थी। जब स्कूल की घंटी बजी, डिंग, दिन की क्लासेस आखिरकार खत्म हो गईं और सेकेंड ईयर क्लास 1 के छात्रों ने राहत की सांस ली। श्रेक अकेडमी में फ्रेशमैन से सेकेंड ईयर तक पहुंचने का मतलब था एक तीव्र एलिमिनेशन से बचना। जो बचे थे वे सभी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और मजबूत थे। 1 साल की पढ़ाई के बाद वे अच्छी तरह समझ गए थे कि यहाँ टिके रहने के लिए क्या चाहिए। इसीलिए क्लास में कोई ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं करता था। प्रयास की किसी भी कमी का मतलब था एलिमिनेशन। श्रेक अकेडमी के स्नातकों की पूरे महाद्वीप में बहुत मांग थी, लेकिन यहाँ से स्नातक होना वह एक अलग ही कहानी थी। और यह केवल आउटर कोर्ट की बात हो रही थी। वैंग यान ने अपनी लेसन योजना व्यवस्थित की, फिर कहा, कोर डिसाइपल्स यहीं रुकें। आप जल्द ही मेरे साथ डूहुंग एरिया चलेंगे। समय आ गया था। सभी कोर डिसाइपल्स सीधे खड़े हो गए। उनका उत्साह बढ़ गया। वे जानते थे सिलेक्शन टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। हालांकि उनकी उम्मीदों के विपरीत असेसमेंट ने उनकी नियमित कक्षाओं में बाधा नहीं डाली। इसके बजाय ये दोपहर में स्कूल के बाद आयोजित किया गया। इस साल ह्यू युहाव के समूह में कोर डिसाइपल्स की संख्या असामान्य रूप से अधिक थी, पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक, जो कि आउटर कोर्ट के इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। यहाँ तक कि तीसरे और चौथे वर्ष के कोर डिसाइपल्स को मिलाकर भी मुश्किल से इसी संख्या तक पहुंचा जा सकता था। समूह के सामने ह्यू युहाव शांति से चल रहा था, लेकिन उसके पीछे दाई ह्यूबिन की आंखें जहरीली नफरत से जल रही थीं। हालांकि एक कोर डिसाइपल के रूप में उसका पद छीना नहीं गया था, लेकिन उसे एकेडमी से सख्त चेतावनी मिली थी। और हाल ही में उसे पता चला कि ड्यूक्स मैंशन के 6 विशेषज्ञों के शव, जो मारे गए थे, पिछले कुछ दिनों में व्हाइट टाइगर ड्यूक्स मैंशन को वापस कर दिए गए थे। सौभाग्य से उसके पिता घर पर नहीं थे और उसकी मां डचेस मामले को दबाने में कामयाब रही। अन्यथा ड्यूक के गुस्से के साथ दाई ह्यूबिन को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसी वजह से हालांकि उसके दिल में नफरत और गहरी होती गई, वह इसे केवल दबाकर ही रख सका, बाहर दिखाने की हिम्मत नहीं की। श्रेक अकेडमी ने ठोस सबूतों की कमी के बावजूद उसे निष्कासित न करके ड्यूक्स मैंशन को पहले ही सम्मान दे दिया था। अन्यथा अकेडमी के अधिकार के साथ क्या सबूतों की भी कोई अहमियत होती? वे उसे आसानी से निष्कासित कर सकते थे। इन संभावित परिणामों के बारे में सोचकर दाई ह्यूबिन सिहर उठा। इस प्रकार उसने सहन करने का फैसला किया, फिलहाल के लिए। लेकिन अपने दिल में उसने कसम खाई कि वह ह्यू युहाव को एक घातक प्रहार जरूर देगा। वह चाहता था कि ह्यू युहाव इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाए। एक मरा हुआ जीनियस, क्या उसे फिर भी जीनियस कहा जा सकता है? जल्द ही अपने शिक्षकों के नेतृत्व में समूह क्लास की इमारत से बाहर निकला और डूहुंग एरिया पहुंचा। थोड़ी प्रतीक्षा के बाद ह्यू युहाव की नज़र में कुछ जाने पहचाने चेहरे आए। बाइबी, जू सनशी और जिंग नैनन एक के बाद एक पहुंचे। वे 5th ईयर कोर डिसाइपल्स थे। आउटर कोर्ट में 3 सोल रिंग्स सन हुन होना आम बात थी, लेकिन 5वें वर्ष से नीचे के किसी भी व्यक्ति के लिए 4 रिंग सी हुन तक पहुंचना दुर्लभ था। 3 से 4 रिंगों तक पहुंचने की प्रक्रिया 2 से 3 की तुलना में कई गुना कठिन थी। अब दाई ह्यूबिन किसी तरह हुन वैंग सोल किंग तक पहुंच गया था। उसका तरीका जो भी हो, उसकी प्रतिभा निर्विवाद रूप से उच्च थी। श्रेक अकेडमी के इतिहास में ऐसी प्रगति शीर्ष स्तर पर थी। यही एक कारण था कि अकेडमी ने उसे आसानी से निष्कासित नहीं किया था। फिर भी ह्यू युहाव यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि हाल ही में दाई ह्यूबिन से हमेशा एक घृणित और परेशान करने वाली ऑरा आ रही थी। जब बाइबी और हमेशा वफादार रहने वाले जू सनशी ने ह्यू युहाव को देखा, तो उनके चेहरे पर गुस्से की झलक आई। जहां तक जिंग नैनन की बात है, वह बस उसे देखकर कोमलता से मुस्कुराए और ह्यू युहाव ने भी मुस्कुराहट वापस दी। प्रत्येक क्लास के छात्र अपने संबंधित शिक्षकों के पीछे खड़े होकर चुपचाप इंतजार करने लगे। हालांकि यह कोर डिसाइपल सिलेक्शन अचानक हुआ था और इसमें असफलता के लिए कोई सज़ा नहीं थी। यहाँ मौजूद हर कोई अपने आप में एक जीनियस था, आत्मविश्वासी और गौरवान्वित। उनमें से कोई भी आसानी से हारना नहीं चाहता था। वहां खड़े होकर दाई ह्यूबिन पहले से ही लड़ने के लिए बेताब था। हुन वैंग तक पहुंचने के बाद वह उच्च ग्रेड के कोर डिसाइपल से भी नहीं डरता था। उसके लिए यह खुद को साबित करने का सही मौका था।
और चूंकि ह्यू युहाव की जगह पहले से ही पक्की थी और उसे भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी, तो क्या इससे वह यानी दाई ह्यूबिन सबका ध्यान खींचने वाला केंद्र नहीं बन गया। चैप्टर समाप्त। ब्लू हेयर टर्न्स येलो, द एंड ऑफ ह्यू युआओ's टाइम स्टॉप। उस पल दूर से एक आकृति उनकी ओर लड़खड़ाते हुए आई। उसके डगमगाते कदमों को देखकर हर एक कदम पर 3 बार झूलते हुए ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय मुंह के बल गिर सकता है। शैन लाव अपनी धुंधली और आधी बंद आंखों के साथ छात्रों के समूह की ओर डगमगाते हुए आए। सियो वैंग, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा। शैन लाव, वैंग यान ने जल्दी से आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। सब यहाँ हैं? शैन लाव ने पूछा। जी, सब यहाँ हैं, वैंग यान ने जवाब दिया। तो फिर अंदर चलते हैं। अभी भी झूमते हुए शैन लाव मुड़े और बैटल सोल अरेना के अंदर चले गए। अरेना में सब कुछ हमेशा की तरह ही था, फिर भी आज वहां निगरानी करने वाला कोई शिक्षक नहीं था और न ही कोई छात्र द्वंद्व ड्यूल कर रहा था। शैन लाव रुकने से पहले सीधे केंद्र में गए और कॉर डिसाइपल्स ने अपने शिक्षकों का अनुसरण करते हुए साफ पंक्तियां बना लीं। एक कर्कश स्वर में शैन लाव ने कहा, सुनो तुम छोटे बच्चों, इस बार का कॉर डिसाइपल असेसमेंट सरल है। मैं इसे ग्रुप फ्री फॉर ऑल कहता हूँ। इस बैटल सोल अरेना के भीतर तुम जैसे चाहो वैसे हमला कर सकते हो। कोई नियम नहीं, अपनी पसंद के अनुसार लड़ो। जो कोई भी हार मान लेता है या जिसे बचा लिया जाता है वह एलिमिनेटेड हो जाएगा। अंत में खड़े रहने वाले आखिरी 7 विजेता होंगे। ठीक है, शिक्षकों और ह्यू युहाव मैदान छोड़ दें। एक बार जब मैं शुरू चिल्लाऊंगा तो आप लड़ना शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर कि ह्यू युहाव भाग नहीं ले रहा है, बाइबी और उस चापलूस जू संशी दोनों ने तुरंत विरोध किया। शैन लाव, ह्यू युहाव को भाग लेने की जरूरत क्यों नहीं है? शैन लाव ने भौहें सिकुड़ीं और उन दोनों को गहराई से देखा। ह्यू युहाव अकेडमी द्वारा चुना गया जीनियस है। उसका पद पहले से ही सुरक्षित है। यदि आप में से कोई भी उसके समान स्तर प्राप्त कर सकता है तो आपको भी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सीधे प्रवेश दिया जाएगा। अब मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता। असेसमेंट शुरू होता है। सभी वरिष्ठ छात्र फटी आंखों से एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। रुको, सच में? बाइबी और जू संशी आगबबूला थे। वे सोल एंसेस्टर स्तर तक केवल ह्यू युहाव को सबक सिखाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब वह भाग ही नहीं ले रहा था। लानत है, वे केवल अपनी हताशा पीकर रह गए। इससे पहले कि अरेना में कोई प्रतिक्रिया दे पाता, शैन लाव ने अचानक अपना वाइन गॉड ऊंचा उठाया और चिल्लाए, बिगिन। एक सरसराहट के साथ उनकी आकृति ओझल हो गई। बदलाव बहुत तेज था। शैन लाव के चिल्लाने के बाद एक संक्षिप्त क्षण के लिए हर कोई जड़ हो गया। फिर अफरा तफरी मच गई। दर्जनों छात्र वे इस पूर्ण हाथापाई में क्या करने वाले थे? सेकेंड ईयर से लेकर 5th ईयर तक कल्टीवेशन स्तरों में बड़े अंतर थे, लेकिन वह संख्या बल की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। अगर 5 या 6 लोग बाइबी या जू संशी पर टूट पड़ते तो वे भी टिक नहीं पाते। इसलिए एक संक्षिप्त घबराहट के बाद सभी के मन में एक ही विचार आया, गठबंधन अलायंस बनाओ। कुछ ही क्षणों में जो सिचिन और काओ जिंगस्यूंग बाहर हो गए। अब दाई ह्यूबिन, जू लू और निंगटियन ने एक टीम बनाई और बाइबी के समूह की ओर बढ़े और महासंग्राम शुरू हो गया। सरसराहट, सरसराहट, सरसराहट। सोल रिंग्स हर जगह चमक रहे थे और तैर रहे थे। अंत में अराजक लड़ाई के बाद शेष 6 प्रतिभागी विजयी हुए। बाहर हुए लोग पीछे हटें। तुम 6 यहीं रुको, शैन लाव ने चिकन लेग चबाते हुए परिणाम घोषित किए। शिक्षकों की मदद से बेहोश छात्रों को एक एक करके होश में लाया गया, जिनमें से कई के चेहरे पर अनिच्छा और निराशा के भाव थे। विशेष रूप से बाइबी और वह चापलूस जू संशी, दाई ह्यूबिन खुद को साबित करने के लिए अकेले ही उनके पीछे पड़ गया था। बहुत ही नीच। और चूंकि अधिकांश पुरुष छात्रों ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, अंत तक जीवित रहने वाले 6 छात्र थे। वैंग डांग, वू फंग, जू लू, सियो सियो, जिंग नैनन और निंगटियन। उन 6 नामों को देखकर ह्यू युहाव की आंखों में सोच विचार की झलक दिखी। फिर एक कोने में जहां कोई नहीं देख रहा था, ह्यू युहाव की आंखों में अंधेरा छा गया और उसके ब्लू हेयर बस एक पल के लिए सुनहरे पीले गोल्डन येलो चमक उठे। शैन लाव को कुछ महसूस हुआ। वह तेजी से मुड़े, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। क्या हुआ, शैन लाव? ह्यू युहाव ने पूछा, सावधानी से पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी गलत नहीं था। शैन लाव ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। कुछ नहीं, लगता है मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी इंद्रियां गड़बड़ा रही हैं। हालांकि शैन लाव ने सभी को जाने के लिए कहा था, लेकिन कोई नहीं हिला। हर छात्र की नज़रें उन पर टिकी थीं। शैन लाव, ये हाथापाई बहुत अनुचित थी। हमें बाहर होने से पहले अपनी असली ताकत दिखाने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, यह अराजकता थी, प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, कुछ भी नहीं। शैन लाव, हमें फिर से लड़ना चाहिए। इसे नहीं गिना जाना चाहिए। भीड़ ने एक के बाद एक अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। शैन लाव ने चिकन का एक और निवाला लिया, ठंडी आवाज में फुकारते हुए कहा, संतुष्ट नहीं हो
तो भविष्य में अपनी ताकत के माध्यम से अपना असंतोष दिखाना। तुम सबको लगता है कि मेरी अराजक लड़ाई निष्पक्ष नहीं थी, कि तुम में से कई लोग अपनी असली क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं कर सके और बिना किसी कारण के हार गए। को डिसाइपल्स ने उनके सवाल का जवाब सन्नाटे से दिया। शैन लाव के होंठ सिकुड़ गए। लेकिन मुझे बताओ, क्या ये वास्तव में अनुचित था? उस अराजकता ने तुम में से हर एक की परीक्षा ली। अगर यह युद्ध का मैदान होता तो क्या तुम चुन सकते थे कि तुम्हारे सामने कितने दुश्मन होंगे या तुम्हें किस तरह की स्थिति में झोंका जाएगा? कम से कम इस हाथापाई ने तुम सभी को एक समान धरातल पर रखा, किसी हताश स्थिति में नहीं। तुम अभी जो रवैया दिखा रहे हो उसके साथ तुम में से कोई भी इन कॉड डिसाइपल्स बनने के लायक नहीं है। ये प्रतीत होने वाली अनुचित हाथापाई वास्तव में तुम्हारी समग्र क्षमता का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरह के अराजक आकलन इन कोर्ट में दिनचर्या की तरह हैं। यदि तुम इतना भी नहीं संभाल सकते तो तुम्हारे पास खुद को इन कोर्ट स्टूडेंट कहने की क्या योग्यता है? उनका स्वर शांत था, लेकिन प्रत्येक शब्द उनके दिलों पर एक भारी हथौड़े की तरह लगा, जो अपार आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर से भरा था। यह मत सोचो कि कोड डिसाइपल बनने से इनर कोर्ट में प्रवेश की गारंटी मिल जाती है। यदि तुम प्रवेश कर भी जाते हो तो वह गौरव नहीं है, वह तो बस शुरुआत है। एक सोल मास्टर के परम पथ पर चलने के लिए तुम्हें जीवन और मृत्यु को एक तरफ रखना होगा। तभी तुम वह हासिल कर सकते हो जो दूसरे नहीं कर सकते। तुम्हारी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, एक बार जब तुम श्रेक अकेडमी के इनर कोर्ट में प्रवेश करते हो तो तुम वास्तव में जीवन भर के लिए श्रेक का हिस्सा बन जाते हो, हमेशा के लिए उसकी छाप धारण करते हुए। क्या तुम जानते हो कि श्रेक अकेडमी 10,000 वर्षों से बिना गिरे महाद्वीप की नंबर 1 अकादमी क्यों बनी हुई है? ये केवल निरंतर संघर्ष के कारण नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि हर साल इनर कोर्ट डिसाइपल्स मरते हैं। इनर कोर्ट स्टूडेंट्स की संख्या एक समय में शायद ही कभी 50 से अधिक होती है। कोई और सवाल? चैप्टर समाप्त। Yao's lips curved up, revealing a playful smile tilde. एल्डर शैन की आवाज़ जैसे जैसे वे बोलते गए और भी ठंडी होती गई। उनके शब्दों के माध्यम से आउटर कोर्टयार्ड के इन कोर डिसाइपल्स ने पहली बार इनर कोर्टयार्ड की असली दुनिया की झलक देखी थी। लेकिन उन्हें जो मिला वह उम्मीद नहीं थी, वह त्रासदी थी। उनका सारा असंतोष तुरंत गायब हो गया। बाहर किए गए कोर डिसाइपल्स ने एक एक करके अपने सिर झुका लिए और ड्यूअल अरेना से बाहर निकल गए। एल्डर शैन ने आज जो कुछ भी कहा वह उनके दिलों में गहराई से अंकित हो जाएगा, जीवन भर के लिए अविस्मरणीय। शक्तिशाली बनने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। तुम्हें दूसरों के गिरे हुए शरीरों पर कदम रखना होगा, उन्हें अपने आगे बढ़ने का पत्थर बनाना होगा। तभी तुम उस बिना ताज वाले सिंहासन पर चढ़ सकते हो। एक शक्तिशाली व्यक्ति पावरहाउस का रास्ता हमेशा क्रूर रहा है। वैंग यान ने एल्डर शैन की ओर सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। इन बच्चों को इतना महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए आपका धन्यवाद। एल्डर शैन ने अपने गॉड से एक घूंट लिया और धीरे से कहा, मैंने केवल एक तथ्य बताया है। अब ड्यूअल अरेना में केवल 7 बचे थे, यो युहाव, वैंग डांग, वू फंग, जू लू, सियो सियो, जिंग नैनन और निंग टियन। एल्डर शैन धीरे धीरे उनकी ओर मुड़े। श्रेक 7 डेविल्स की पहली पीढ़ी के योगदान का सम्मान करने के लिए अकादमी हर 5 साल में एक नई पीढ़ी का चयन करती है। वे ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस सोल मास्टर अकादमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट में अकादमी का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसे पहले एलीट टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता था, लेकिन सोल टूर्स के उद्भव के कारण इसका नाम बदल दिया गया। इस भव्य आयोजन का अब 10,000 साल पहले की तुलना में कहीं अधिक गहरा अर्थ है। तब सन एंड मून एम्पायर को हमारे मूल डोलो कॉन्टिनेंट के 3 महान साम्राज्यों ने मिलकर हराया था, लेकिन हमारी तरफ से भी भारी नुकसान हुआ था। हजारों वर्षों से सन एंड मून एम्पायर ने सोल टूल्स के विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया है और वह लगातार मजबूत होता जा रहा है। इस बीच महाद्वीप के 3 मूल साम्राज्य अभी भी अलग अलग राष्ट्र हैं, बिखरे हुए। फिर भी अपनी ताकत के बावजूद सन एंड मून एम्पायर ने कभी कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। कारण सरल है, उनमें आत्मविश्वास की कमी है। क्योंकि श्रेक अकादमी यहाँ है, हम यहाँ हैं, इसीलिए वे लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते। यह कोई शेखी बघारना नहीं है। महाद्वीपीय प्रभुत्व के लिए सन एंड मून एम्पायर का पहला लक्ष्य एक्सिंगलो, टियनहन या डूलिंग नहीं, बल्कि हम श्रेक अकादमी होंगे। केवल हमारे पास ही सन एंड मून एम्पायर के शीर्ष स्तर के सोल इंजीनियर्स का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त उच्च स्तरीय ताकत है। वे पूर्ण युद्ध के माध्यम से हमारी ताकत का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वे अन्य माध्यमों से हमें टटोलते हैं। और टटोलने का सबसे अच्छा तरीका ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस सोल मास्टर अकादमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट है। इस प्रतियोगिता में हमारा एकमात्र वास्तविक प्रतिद्वंद्वी सन एंड मून रॉयल सोल इंजीनियरिंग अकादमी है। आप सभी इस टूर्नामेंट के लिए रिजर्व टीम के रूप में काम करेंगे। यह एक दुर्लभ और कीमती अवसर है, इसे संजोकर रखें। और तुम युहाव, तुम रिजर्व टीम के पहले ऑल्टरनेट होगे। यदि कोई आधिकारिक टीम सदस्य अनुपस्थित होता है तो तुम सबसे पहले आगे आओगे। युहाव में एल्डर शैन का विश्वास पूर्ण था। युहाव पूरी अकादमी में सबसे चमकदार विलक्षण प्रतिभा प्रोडिजी था।
श्रेक 7 डेविल्स रिजर्व टीम में नामित होने के बाद युओ युहाव, वैंग डांग, सियो और अन्य लोगों ने पाया कि एकेडमी में उनका जीवन और भी समृद्ध और गहन होता जा रहा था। अपनी सामान्य कक्षाओं के अलावा वे प्रशिक्षण के लिए हर खाली पल का उपयोग करते थे। 2 हफ्ते पलक झपकते ही बीत गए। एल्डर शैन ने पहले ही उनके कल्टीवेशन में 2 बार उनका मार्गदर्शन किया था। उनकी शिक्षण शैली को 2 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता था, सरल और क्रूर। शुद्ध मुकाबला, कोई ढिलाई नहीं। हर बार सातों को एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने के लिए अलग अलग संयोजनों में विभाजित किया जाता था। एल्डर शैन का एकमात्र नियम था, कोई दया नहीं। इतने बड़े पावरहाउस की निगरानी के साथ सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एल्डर शैन के जानबूझकर दिए गए मार्गदर्शन के तहत युओ युहाव लगातार साथियों को बदलता रहा, नए फॉर्मेशंस के अनुकूल होता रहा। उसकी प्रगति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। एक बिंदु पर युओ युहाव एक साथ अन्य 6 लोगों से लड़ सकता था और फिर भी लाभ में रहता था। उस भयानक ड्रैगन्स रॉथ ने एल्डर शैन को भी गहराई से प्रभावित किया। प्रारंभिक अनुमानों ने सुझाव दिया कि यह तुरंत एक सोल सेज को मार सकता है। एकमात्र अफसोस ये था कि युओ युहाव इसे केवल एक बार ही छोड़ सकता था, यह उसकी सारी सोल पावर को सोख लेता था। हालांकि सबसे सुखद आश्चर्य सियो थी। उसकी सोल पावर सफलतापूर्वक लेवल 29 को पार कर गई थी। वह लेवल 30 सोल एल्डर बनने के लिए सोल बीस्ट का शिकार करने से बस एक कदम दूर थी। वह दिन एल्डर शैन के निर्देश के दिनों में से एक था। जब भी वे पढ़ाते थे, सातों अपनी नियमित कक्षाएं छोड़ देते थे और उनका इंतजार करने के लिए असेसमेंट एरिया में इकट्ठा होते थे। आज भी कोई अपवाद नहीं था। हालांकि जब वे पहुंचे तो वे वहां इंतजार कर रहे अपरिचित चेहरों को देखकर हैरान रह गए। उनके सामने 7 छात्र खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक ने खून जैसे लाल रंग की वर्दी पहनी थी, वह रंग जो इन कोर्टयार्ड का प्रतिनिधित्व करता था। उनमें से युओ युहाव ने केवल एक को पहचाना, मा शाओटाओ। आज मा शाओटाओ ने अपने लंबे बालों को करीने से एक ऊंची पोनीटेल में बांधा हुआ था, जिससे वह काफी स्फूर्तिवान और स्पष्ट दिख रही थी। उसने भी युओ युहाव को देख लिया। युओ युहाव के होंठ तुरंत ऊपर की ओर मुड़ गए, जिससे एक चंचल मुस्कान, प्लेफुल स्माइल दिखाई दी। मा शाओटाओ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अभी भी याद था कि उस दिन क्या हुआ था। तुम छोटे बदमाश, कितने शरारती हो, वह फुसफुसाते हुए बुदबुदाए। मा शाओटाओ के बगल में मौजूद अन्य 6 छात्र, 4 पुरुष और 2 महिलाएं थीं, जो सभी उसकी उम्र के लग रहे थे। लाल पोशाक वाला इनर कॉर्ट ये श्रेक अकेडमी की सबसे बड़ी लड़ाकू शक्ति का सच्चा प्रतिनिधित्व था। वे ही थे जिन्होंने महाद्वीप पर नंबर 1 अकादमी के खिताब को बनाए रखा था। एल्डर शैन ने थोड़ा सिर हिलाया। सब यहाँ हैं। आज से 10 दिन बाद नया ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस सोल मास्टर अकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट शुरू होगा। मुझे यकीन है कि आपने पहले ही एक दूसरे की पहचान का अंदाजा लगा लिया होगा। सही कहा, आप इस प्रतियोगिता के मुख्य और रिजर्व सदस्य हैं। श्रेक 7 डेविल्स की नई और पुरानी पीढ़ियाँ। मैंने आपको आज 2 कारणों से यहाँ इकट्ठा किया है। एक दूसरे से परिचित होने के लिए, और 2 एक दूसरे की क्षमताओं को समझने के लिए। फिर वे युओ युहाव और अन्य लोगों की ओर मुड़े। यह मत सोचो कि तुम सिर्फ देखने जा रहे हो। इसके विपरीत, जब तक कुछ अनपेक्षित नहीं होता, तुम में से अधिकांश मंच पर कदम रखेंगे। जब हमारे प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत नहीं होंगे, तो हमारी मुख्य टीम की असली ताकत को छिपाने के लिए आप ही प्रतिस्पर्धा करेंगे। युओ युहाव दंग रह गया। शेर की खाल में भेड़ बनना, यह उसकी पसंदीदा रणनीति थी। एल्डर शैन ठंडी आवाज में फुकारे, बहुत खुश मत हो। तुम्हें लड़ने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन तुम्हें जीतने की अनुमति है, हारने की नहीं। अगर तुम में से कोई भी मैच हारने की हिम्मत करता है। वे थोड़ा हंसे। तुम जानते हो क्या होगा। जब तक मैं जीवित हूं, वह व्यक्ति इनर कोर्टयार्ड में प्रवेश करने के बारे में भूल सकता है। और एक बात, अपना रवैया सीधा रखो। इस टूर्नामेंट में तुम केवल मुख्य टीम के अधीनस्थ हो। तुम पूरी तरह से आदेशों का पालन करोगे। समझ गए? एल्डर शैन की बातों को सुनकर युओ युहाव मन ही मन बुदबुदाया, कितने निर्दयी हैं। चैप्टर समाप्त। युओ युहाव, यू आर टू क्लोज, बैक अप अ बिट। समझ गए? युओ युहाव और अन्य 6 ने एक स्वर में उत्तर दिया। जल्द ही एल्डर शैन की व्यवस्था के तहत सभी ने एक दूसरे से अपना परिचय देना शुरू कर दिया। युओ युहाव स्पष्ट रूप से इन परिचय सत्रों में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा था। हालांकि जैसे ही वह ऊब महसूस करने लगा, एक लंबा छात्र आगे बढ़ा। किसी कारण से युओ युहाव को उसे देखकर परिचित होने का हल्का एहसास हुआ। इस छात्र का अंदाज भारी और संयमित था, उसकी नज़र तलवार की तरह पैनी थी। उसने अपनी आंखें युओ युहाव की ओर घुमाईं। तो तुम वही हो जिसने मेरे छोटे भाई को अपमानित किया था, युओ युहाव। मुझे लगा था कि तुम्हारे 3 सिर और 6 हाथ होंगे। तुम तो कुछ खास नहीं निकले। युओ युहाव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। और तुम खुद को समझते क्या हो? इनर कॉर्ट, दाई योहेंग, लेवल 64 असॉल्ट सिस्टम बैटल सोल एम्परर। अपनी बात पूरी करने के बाद दाई योहेंग ने युओ युहाव की ओर स्पष्ट तिरस्कार के साथ देखा, जैसे वह उसके चेहरे पर डर या घबराहट देखने का इंतजार कर रहा हो।
हालांकि युओ युहाव ने न केवल डर का कोई संकेत दिखाया, बल्कि उसकी आंखें और भी संकीर्ण हो गईं और उनमें एक हल्की ठंडक कौंधी। ऐसा है क्या? सुनने में प्रभावशाली लगता है। ड्यूक्स मैंशन ऑफ द व्हाइट टाइगर के भीतर डचेस के 2 जैविक पुत्र थे। बड़ा बेटा व्हाइट टाइगर ड्यूक का उत्तराधिकारी था, रियासत का भविष्य का वारिस, उसका नाम था दाई योहेंग। दोनों पुरुषों के बीच के तनाव को निश्चित रूप से मा शाओडाओ ने देख लिया था। दाई योहेंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने जूनियर पर हमला करने की योजना बना रहे हो? या तुम्हें लगता है कि तुम अब इतने शक्तिशाली हो गए हो कि तुम श्रेक अकेडमी के नियमों का उल्लंघन कर सकते हो? जैसे ही मा शाओडाओ बोली, दाई योहेंग, जो आगे बोलने वाला था, रुक गया। उसने युओ युहाव को आखिरी बार गहराई से देखा और फिर अपनी टीम में वापस लौट गया। इस बीच मा शाओडाओ ने युओ युहाव को आश्वस्त करने वाली नज़रों से देखा। उसका मतलब साफ था, तुम्हारी सीनियर सिस्टर तुम्हारे साथ है। संक्षिप्त संघर्ष सुलझने के बाद एल्डर शैन फिर से बोले, ठीक है, तुम सब जा सकते हो। अपना सामान पैक कर लो। कल सुबह अकेडमी के गेट पर इकट्ठा होना, हम मुकाबले के लिए एक्सिंग्लो सिटी के लिए प्रस्थान करेंगे। एक्सिंग्लो सिटी के जिक्र पर युओ युहाव का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ गहरा, एक जुनून जाग रहा हो। युओ युहाव ने क्षितिज की ओर देखा, अपनी स्पिरिचुअल पावर से शांति से महसूस किया। क्या ये घर की वजह से है? मेरे घर की दिशा वहीं है, इसलिए एक्सिंग्लो सिटी का नाम सुनकर मेरे भीतर कुछ हलचल हुई। हालांकि युओ युहाव कभी एक्सिंग्लो एम्पायर की राजधानी नहीं गया था, लेकिन एक्सिंग्लो सिटी का नाम उसने बचपन से अनगिनत बार सुना था। वह ड्यूक्स मैंशन जहां वह पला बड़ा था, शहर से 50 ली उत्तर पश्चिम में स्थित था। साफ दिनों में यदि कोई हवेली से बाहर कदम रखता तो उस शाही राजधानी की दूर की रूपरेखा धुंधली दिखाई दे सकती थी। वह जगह न केवल उसका घर थी, बल्कि उसकी नफरत की जड़ भी थी। जैसे ही उसके दिल में वह जुनून बढ़ने लगा और उसके तर्क पर बादल छाने लगे, इलेक्ट्रोलक्स की आवाज़ अचानक उसके दिमाग में गूंजी। लड़के, क्या तुम अपने कल्टिवेशन का रास्ता भूल गए हो? उस पुकार के साथ युओ युहाव ने ज़बरदस्ती अपने जुनून को फिर से दबा दिया। उसने इसे रोकने के लिए अपने मानसिक कल्टिवेशन का उपयोग किया। यह मूल मेज़बान का जुनून था, यह तब तक गायब नहीं होगा जब तक कि उसके दुश्मन या तो कीमत नहीं चुकाते या मर नहीं जाते। फिलहाल के लिए युओ युहाव केवल इसे दबा सकता था। जब भी वह ड्यूक्स मैंशन के बारे में सोचता, वह जुनून उसके दिल में दबे यादों को जगा देता। वह जगह जिसने उसे जन्म दिया, उसे पाला, फिर भी उसे अंतहीन कड़वाहट और नफरत से भर दिया। वह उस आखिरी रात को कभी नहीं भूल सकता था, वह रात जब उसकी माँ ने सब कुछ खो दिया था। उसने उसे व्हाइट टाइगर डैगर सौंपा था और उससे कहा था कि वह व्हाइट टाइगर ड्यूक से नफरत न करे। फिर भी अंदर ही अंदर एक कसम जल रही थी, व्हाइट टाइगर ड्यूक को मरना ही होगा। जैसे जैसे युओ युहाव ने धीरे धीरे अपने जुनून को दबाया, उसकी उथल पुथल भरी भावनाएं भी शांत हो गईं। उसके बगल में एल्डर शैन ने समूह को विदा करने के लिए अपना हाथ हिलाया। बस इतना ही, तुम जा सकते हो। युओ युहाव और वैंग डांग एक साथ अपने डॉम में लौट आए। हो सकता है कि दूसरों ने कुछ अजीब महसूस न किया हो, लेकिन वैंग डांग ने इसे गहराई से महसूस किया। उनका बंधन बहुत गहरा था, ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह इसे महसूस न कर सके। वह युओ युहाव के मूड में आने वाले हर छोटे उतार चढ़ाव को जानती थी। बात बस इतनी है कि फिलहाल के लिए युओ युहाव अभी भी उसकी गहराई को नहीं समझ पाया था, इसमें समय लगेगा। युहाव, क्या तुम ठीक हो? वैंग डांग ने धीरे से पूछा। उसके सवाल का सामना करते हुए युओ युहाव ने अपना सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ, बस ये सुनकर कि हम वापस जा रहे हैं, अचानक भावनाओं का सैलाब आ गया। अभी मैं एक टाइटल डोलो को नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे अभी अपना सिर नीचा रखना होगा और शांति से विकास करना होगा। वैंग डांग एक पल के लिए चुप हो गई, फिर धीमी आवाज में पूछा, युहाव, वह दाई योहेंग? वह, चिंता मत करो, वह पहले से ही मेरी प्राथमिकता सूची में है। वैंग डांग और करीब आए, फिर अपनी बाहें उसके चारों ओर कस लीं। युहाव, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उसके कोमल शब्दों को सुनकर युहाव का दिल थोड़ा कांप उठा। उसने वैंग डांग की ओर देखा, उसके होंठ नीचे की ओर मुड़ गए, उसका चेहरा उसके चेहरे के और भी करीब आता गया। उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए वह शरारत से मुस्कुराया। जैसे जैसे युहाव का चेहरा पास आया, उसकी सांसें उसके गालों से टकराईं और वैंग डांग आखिरकार घबरा गई। उसने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी चीज के होने का इंतजार कर रही हो। उसकी लंबी पलकों को थोड़ा कांपते हुए देखकर, उसका चेहरा इतना करीब पाकर और उसके शरीर की हल्की साफ खुशबू सूंघकर युहाव एक पल के लिए ठिठक गया। वैंग डांग के उस कमजोर असहाय लुक में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। अभी शायद ये सही समय नहीं था। युहाव ने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसकी नाक पर उंगली मारी। पगली, क्या मैं ऐसा दिखता हूं जिसे सांत्वना की जरूरत है? वैंग डांग ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा।
उसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी। वह आज असामान्य रूप से कोमल थी। उसने पलटकर बहस करने की जहमत तक नहीं उठाई। जैसे ही दोनों के बीच का माहौल तेजी से गर्माने लगा, डॉम का दरवाज़ा अचानक फिर से खुल गया। आइस एम्प्रेस वापस आ गई थी। ह्यू युहाव और वैंग डांग को एक दूसरे की बाहों में देखकर आइस एम्प्रेस तुरंत गुस्से में उछल पड़ी। अच्छा, तो तुम दोनों, तो मेरी गैरमौजूदगी में तुम यही करते हो, छिप छिप कर गुप्त प्रेम कहानी चला रहे हो। बोलते हुए आइस एम्प्रेस दौड़कर आए और वह भी सीधे ह्यू युहाव की बाहों में समा गई। बिल्कुल वही दृश्य फिर से दोहराया गया। ह्यू युहाव को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बस दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में लपेट लिया, दोनों सुंदरियों की गर्माहट महसूस करते हुए। इस बीच सी गॉड लेक के किनारे दो एक जैसे दिखने वाले चेहरे साथ साथ खड़े थे। बड़े भाई, आपको क्या लगता है, क्या प्रहार करने का कोई मौका है? दाई युअबिन ने दांत पीसते हुए पूछा। दाई योहेंग ठंडी आवाज में फुकारा। बेकार मूर्ख, तुम सब कुछ बर्बाद कर देते हो। उन तमाम लोगों में से जिनसे तुम दुश्मनी मोल ले सकते थे, तुम्हें बस ह्यू युहाव से ही दुश्मनी मोल लेनी थी। उसकी भयानक प्रतिभा के साथ मुझे डर है कि 1 और साल में मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। दाई युअबिन की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। तो क्या हम इसे बस यूं ही छोड़ दें? हमारे लोग बेकार में मारे गए? बिल्कुल नहीं। ह्यू युहाव की प्रतिभा राक्षसी है और अब हमने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। यदि हम उसे बढ़ते रहने देते हैं तो अंत में जो मरेंगे वे हम होंगे। इसके अलावा ये स्पष्ट है कि एल्डर शैन उसका पक्ष लेते हैं। यदि ह्यू युहाव तुम्हें मार देता है तो हो सकता है कि एकेडमी उसे सजा भी न दे। चैप्टर समाप्त। Joining the inspectors, the crisis of the evil soul masters arrives. Dolo 2, Rebirth of Hu Yuhav, More Children, More Blessings, वेब नॉवल। जब उसने ये सुना तो दाई युअबिन तुरंत घबरा गया। तो अब हमें क्या करना चाहिए बड़े भाई? वरना परिवार के टाइटल डोलो से कहकर ह्यू युहाव को मरवा देते हैं। बेवकूफ़। दाई युहेंग ने अपना हाथ तेजी से घुमाया और दाई युअबिन के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वह लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर ही गया। पिछली बार क्योंकि तुमने बिना अनुमति के सैनिकों को इकट्ठा किया था, तुमने हमें पहले ही एक बंद गली में धकेल दिया था। क्या तुम्हें पता भी है कि उस मामले को दबाने के लिए मदर को कितना दबाव झेलना पड़ा? सौभाग्य से उस समय फादर घर पर नहीं थे, वरना क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी श्रेक अकेडमी में पढ़ रहे होते? और अब इस मोड़ पर तुम अभी भी एक टाइटल डोलो को बुलाने के बारे में सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर हम अभी भी ह्यू युहाव को मारना चाहते हैं तो हम केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं, और हम बिल्कुल भी असफल नहीं हो सकते। अगर हम इस बार फिर से असफल हुए तो श्रेक के उच्च रैंकिंग सदस्य व्यक्तिगत रूप से हमारे सिर काट देंगे। केवल बिना सबूत की मौत ही हमें गुप्त रूप से जीवित रहने दे सकती है। एक मरा हुआ जीनियस, उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। दाई युअबिन चुप हो गया। हालांकि उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, लेकिन कम से कम वह शांत हो गया था। दाई युहेंग के चेहरे के भाव थोड़े नर्म हुए। ठीक है, वापस जाओ। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। अगर मौका मिला तो मैं खुद ह्यू युहाव का काम तमाम कर दूंगा। दाई युअबिन ने जवाब में सिर हिलाया और मुड़कर चला गया। हालांकि जैसे ही वह मुड़ा, दाई युअबिन के चेहरे पर तुरंत गुस्सा चमक उठा। धिक्कार है इस दाई युहेंग पर। तुम्हारे भरोसे रहूं, तुम कभी ह्यू युहाव को नहीं मारोगे। लगता है मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। बस इंतजार करो ह्यू युहाव। बड़बड़ाते हुए दाई युअबिन ने अपना हाथ पलटा, जिससे होली स्पिरिट सेक्ट का एक टोकन दिखाई दिया। सुबह सवेरे श्रेक अकेडमी के गेटों पर अभी भी धुंध छाई हुई थी जब लोगों का एक समूह धीरे धीरे बाहर निकला। जिंग नानन साधारण सूती कपड़ों में हमेशा की तरह शानदार लग रही थी। ह्यू युहाव चिकने काले कॉम्बैट कपड़ों में काफ़ी तेज और तैयार दिख रहा था। वैंग डांग अब ह्यू युहाव से थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसका कद लंबा और छरहरा था। उसका परिष्कृत स्वभाव और जीवंत सुंदर आंखें उसे सबसे अलग बनाती थीं। अगर आप करीब से देखें तो वह पहले से ही एक सुंदर युवती से अलग नहीं थी। इस समय सूरज पूर्वी क्षितिज से आधा ही ऊपर झांका था। इतनी जल्दी एकेडमी छोड़ना केवल एक ही बात का संकेत दे सकता था, ये श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की आधिकारिक और रिजर्व टीमें थीं। उनका नेतृत्व न केवल एल्डर शैन कर रहे थे, बल्कि उनके क्लास टीचर वैंग यान भी थे। 1 दर्जन लोग छोटे समूहों में चल रहे थे। एल्डर शैन अभी भी हमेशा की तरह दिख रहे थे, बिखरे हुए बाल, हाथ में शराब का वाइन गॉड और चिकन ड्रमस्टिक। उनका भोजन हमेशा चिकन लेग्स और विंग्स के बीच घूमता रहता था, और किसी तरह वह इससे कभी नहीं थकते थे। शायद इसलिए क्योंकि वह चलते चलते खाने और पीने पर जोर देते थे। एल्डर शैन तेज नहीं चलते थे, उनकी गति एक सामान्य व्यक्ति के बराबर थी। इसने पूरे समूह को आश्चर्यजनक रूप से सहज महसूस कराया। उनकी शारीरिक शक्ति को देखते हुए एक सामान्य व्यक्ति की गति से चलना व्यावहारिक रूप से एक आरामदायक सैर जैसा था। इस समय समूह के पीछे ह्यू युहाव 6 लोगों से घिरा हुआ था। ऐसा शूर फील्ड जिसे ह्यू युहाव भी मुश्किल से सह पा रहा था।
और निश्चित रूप से उसके सबसे करीब अभी भी वैंग डांग ही थी। सियो सियो ने ह्युओ युहाव और वैंग डांग को ईर्ष्या के साथ देखा। बड़े मास्टर ह्युओ सिर्फ वैंग डांग को ही लाड़ प्यार करते हैं, है ना? लगता है हम बाकी लोगों का अब कोई महत्व नहीं रहा टिल्डा। उस एक लाइन ने तुरंत समूह में हलचल मचा दी। जैसे ही सियो सियो बोली, सभी ने अपनी आंखें ह्युओ युहाव की ओर घुमा दी। उनके सवालिया लहजे ने बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया। हा, वैंग डांग और मैं वास्तव में करीब हैं, हमारा दोस्ती का रिश्ता बहुत गहरा है। यह क्या है? क्या तुम्हें जलन हो रही है सियो सियो? एक काम करो, मुझे अपना हाथ दो, मैं इसे पकड़ लूंगा। ह्युओ युहाव के छेड़खानी भरे आमंत्रण को सुनकर सियो सियो का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। उसने मुंह बनाया और पलटवार किया। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, तुम दोनों पहले से ही इतने करीब हो कि व्यवहारिक रूप से एक ही व्यक्ति हो। मेरे लिए कोई जगह नहीं है। बाकी लोग भी हंसी और गपशप में शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं तुमने किसका दिल तोड़ा है। कुछ लोग बस यह नहीं जानते कि वे कितने भाग्यशाली हैं। हाँ, मैं तो कहूँगा कि वह एक चलता फिरता स्कम्बैग है। सच तो यह है कि हर कोई वैंग डांग और ह्युओ युहाव के बीच की नज़दीकी से थोड़ा ईर्ष्या कर रहा था। जब वे मजाक और छेड़छाड़ कर रहे थे तो अंततः एल्डर शैन बोले। रिजर्व टीम में ह्युओ युहाव इकलौता लड़का था। इतनी सारी लड़कियों को उसके पीछे भागते देख एल्डर शैन को भी अपनी उम्र के बावजूद थोड़ी जलन महसूस हुई। धिक्कार है, लेकिन जल्द ही एल्डर शैन ने अपना मूड ठीक किया। ईर्ष्या को एक तरफ छोड़ते हुए काम पहले आता है। हम अभी भी अकेडमी के करीब हैं, इसलिए मैं ये पहले ही कह दूं, रिजर्व टीम के आप सातों, ध्यान से सुने। मैं जो कहने जा रहा हूं वह अकेडमी में आपकी भविष्य की दिशा तय करेगा। एल्डर शैन का स्वर असामान्य रूप से गंभीर था। आमतौर पर वह अप्रत्याशित और आलसी दिखने वाले थे, इसलिए इस तरह का गंभीर व्यवहार पहली बार था। ह्युओ युहाव और अन्यों ने तुरंत श्रद्धा की भावना महसूस की। सारी हंसी गायब हो गई और उन्होंने उन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया। हमारी श्रेक अकेडमी का इतिहास 10,000 से अधिक वर्षों का है। सामान्यतया एक शक्तिशाली सोल मास्टर कम से कम 200 साल तक जीवित रह सकता है, कभी कभी उससे भी अधिक। और हर साल नए छात्र परीक्षा पास करते हैं और इनर कोर्ट में प्रवेश करते हैं। लेकिन अभी इनर कोर्ट के उन शिष्यों की संख्या जो अभी भी जीवित हैं और अकेडमी में हैं, 100 से भी कम है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी युद्ध में मारे गए। इसके साथ ही एल्डर शैन ने उन्हें श्रेक की लंबी विरासत के बारे में बताना शुरू किया, सोल मास्टर्स के बीच की लड़ाई, ईवल सोल मास्टर्स का अस्तित्व और यहाँ तक कि श्रेक इंस्पेक्शन डिवीजन के बारे में भी। उनके स्पष्टीकरण के माध्यम से हर कोई अंततः इनर कोर्ट के अस्तित्व का असली उद्देश्य समझ गया। दुनिया में न्याय बनाए रखना। सरल शब्दों में, गिरे हुए सोल मास्टर्स यानी ईवल सोल मास्टर्स का शिकार करना, बुराई को खत्म करना, अच्छाई की रक्षा करना, वही सिद्धांत। कोई पुरस्कार नहीं, केवल अंतहीन हत्या। जब एल्डर शैन ने अपनी बात पूरी की तो उन्होंने उनकी ओर देखा और कहा, ठीक है, अब मुझे आपका जवाब चाहिए। शामिल होना है या पीछे हटना है? शामिल होंगे। 7 आवाजें एक साथ गूंजी, शक्तिशाली और स्पष्ट। उस पल के लिए ऐसा लगा जैसे सातों का दिल एक ही हो गया हो। ह्युओ युहाव सबसे आगे खड़ा था। उसकी लंबी दृढ़ आकृति ने उसके पीछे खड़ी लड़कियों को प्रशंसा से देखने पर मजबूर कर दिया। उसकी तरह वे भी मन में दृढ़ थीं, बिना किसी डर के। एल्डर शैन मुस्कुराए, वास्तव में प्रसन्न होकर। अच्छा, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती नहीं की। एक और कारण है कि मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि तुम अपने पहले इंस्पेक्शन मिशन का सामना करने वाले हो। वैंग यान, उन्हें उनके श्रेक इंस्पेक्टर उपकरण दे दो। वैंग यान ने आदेश स्वीकार किया और अपने स्टोरेज सोल टूल से कई रिंग्स निकाली और रिजर्व टीम के प्रत्येक सदस्य को एक एक रिंग दे दी। रिंग्स उत्कृष्ट थीं, चांदी सफ़ेद धातु के बैंड जिनमें नाखून के आकार के पन्ने हरे एमरल्ड ग्रीन रत्न जड़े हुए थे। रत्न जीवंत रूप से चमक रहा था, जीवन ऊर्जा से भरपूर, और रिंग की सतह पर श्रेक के राक्षस के सिर की छवि उकेरी गई थी, जिसे पहली नज़र में भूलना मुश्किल था। ये रिंग हमारी पहचान का प्रतीक है। जब तक आप हम में से एक हैं, आप अपनी खुद की इंस्पेक्टर्स रिंग का उपयोग करके दूसरे की पहचान को सत्यापित कर सकते हैं। इंस्पेक्टर्स रिंग एक स्टोरेज सोल टूल भी है। इसके अंदर आपका विशेष उपकरण सेट है, आप इसे अभी देख सकते हैं। चैप्टर समाप्त। Ningtian, I just felt it a moment ago, so soft and dense. Tilda Dolo 2, Rebirth of ह्युओ युहाव, More Children, More Blessings, वेब नॉवल। हमारी विशेष यूनिफॉर्म्स, मास्क्स, क्लोक्स और यहाँ तक कि संकट के समय इस्तेमाल होने वाले डिस्ट्रेस सिग्नल फ्लेयर्स, सब कुछ पूरी तरह से सुसज्जित हैं। जब हम निगरानी मिशन, मॉनिटरिंग मिशंस पर होते हैं, तो हम दूसरों को अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकते, ताकि हमारे भविष्य के जीवन पर कोई असर न पड़े। इसीलिए हमें मास्क पहनना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सिग्नल फ्लेयर्स, ये विशेष रूप से हमारे लिए हैं।
जब भी कोई मॉनिटर खतरे का सामना करता है और इसे छोड़ता है, तो जब तक कोई भी श्रेक अकेडमी का छात्र इसे देखता है, चाहे वह इनर कोर्ट से हो या आउटर कोर्ट से, वे तुरंत सहायता के लिए पहुंचेंगे। इसका प्रभाव आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। माँ शाओटाओ ने धैर्यपूर्वक सभी को समझाया। अंत में उनकी नज़र ह्यू युहाव पर टिकी। याद रखना, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमेशा सबसे पहले आता है। ये दृश्य निश्चित रूप से वैंग डांग और अन्य लोगों की आंखों में खटक गया। धिक्कार है, वह ह्यू युहाव सिर्फ इसलिए कि सीनियर सिस्टर का विकास हमसे तेजी से हुआ है, वह पहले से ही पूरी तरह से उनके वश में हो गया है। एक बार जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा फिगर निश्चित रूप से सीनियर सिस्टर शाओटाओ से बेहतर होगा। बिल्कुल, जब वह समय आएगा तो ह्यू युहाव को पछतावा होगा। वह मूर्ख इंसान। पीछे से आ रही फुसफुसाहट स्वाभाविक रूप से ह्यू युहाव के तेज कानों तक पहुंची, लेकिन वह पूरी तरह से शांत और बेअसर रहा। इतनी सारी लड़कियां उसके लिए आपस में झगड़ रही थीं, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वह कुछ तो सही कर रहा था। इस समय माँ शाओटाओ का स्पष्टीकरण जारी रहा। हमारा वर्तमान निगरानी मिशन एक्सिंग्लो एम्पायर और सन मून एम्पायर की सीमा पर स्थित पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा करना है, ताकि डाकुओं के एक समूह का पता लगाया जा सके और उन्हें खत्म किया जा सके। कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर अकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट नज़दीक है, इसलिए हमें इस मिशन को 3 से 4 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। ये डाकू बेहद क्रूर और चालाक हैं। वे दोनों देशों के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों पर घात लगाकर हमला करने में माहिर हैं और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते। जलाना, लूटना, हत्या करना, ऐसा कोई पाप नहीं है जो उन्होंने न किया हो। जिस पहाड़ी इलाके में वे छिपते हैं वह जटिल और खड़ी ढलानों वाला है, जो छिपने के लिए उपयुक्त गुफाओं से भरा है, जिससे सेनाओं के लिए हमला करना मुश्किल हो जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्र बंटा हुआ है। इसका एक हिस्सा सन मून एम्पायर का है और एक हिस्सा एक्सिंग्लो एम्पायर का। दोनों साम्राज्यों के बीच हमेशा तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त अभियान लगभग असंभव हैं। जब भी एक पक्ष सेना भेजता है तो वे चालाक बदमाश सीमा पार करके दूसरे देश में भाग जाते हैं। एक समय तो ऐसा भी था जब उन्होंने दोनों साम्राज्यों के बीच एक छोटे पैमाने का संघर्ष पैदा कर दिया था, और अब भी वे फल फूल रहे हैं। संख्या कोई मायने नहीं रखती, उनकी संख्या 300 से भी कम है, लेकिन वे इलाके की रग रग से वाकिफ हैं, धूर्त और कपटी हैं। इसीलिए हमारी जैसी छोटी टीम उनसे निपटने के लिए बेहतर है। वे खुद को मैसेंजर्स ऑफ डेथ कहते हैं। कहा जाता है कि उनका नेता एक शक्तिशाली ईवल सोल मास्टर है, इसलिए हम उन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। मैं जोर देकर कहती हूँ, इस बार हमारे मिशन का लक्ष्य पूर्ण विनाश है। किसी को भी जीवित मत छोड़ना। इन डाकुओं में कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई बच्चा नहीं है, उनमें एक भी सभ्य व्यक्ति नहीं है। ये सुनकर कि उन्हें पूरे डाकू समूह का सफाया करना है, ह्यू युहाव ने अपने दिल में एक हल्की रोमांच की लहर महसूस की। तो वह आखिरकार पहली बार किसी को मारने की कोशिश करने वाला था। लेकिन जहां वह उत्साह से भरा था, उसके पीछे की 6 लड़कियां पीली पड़ गई थीं। वैंग डांग, सियो सियो और अन्य केवल 12 वर्ष के आसपास के थे। उन सबको मार डालो शब्द सुनकर उनके दिल डर से धड़कने लगे। माँ शाओटाओ ने उनकी सभी प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देखा। लड़कियों के लिए यह मिशन वास्तव में कठोर था, लेकिन जल्दी सामना करने से ही उनके संकल्प को मजबूती मिलेगी। अगर वे इससे भागती रहीं तो वे कभी कैसे बड़ी होंगी? क्या कोई दुश्मन उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ देगा क्योंकि वे लड़कियां हैं? ज्यादा डरो मत, माँ शाओटाओ ने आश्वस्त करते हुए कहा। मुख्य मुकाबला हम सातों द्वारा संभाला जाएगा। आप किनारे से सहायता करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी रक्षा करेंगे। ये डाकू अहंकारी हैं, उन्होंने खुद को टीम का नाम द हैंड ऑफ डेथ दिया है। उस विशाल पहाड़ी क्षेत्र में जब भी लोग वह नाम या मैसेंजर्स ऑफ डेथ सुनते हैं तो वे डर से कांप उठते हैं। प्रस्थान से पहले हमने मिंगडू माउंटेन्स के पास स्थित एक्सिंग्लो एम्पायर की छावनी को पहले ही सूचित कर दिया है। वे हमें विस्तृत नक्शे और सटीक खुफिया जानकारी प्रदान करेंगे। फिर माँ शाओटाओ ने टीमों का बंटवारा करना शुरू किया। ह्यू युहाव, निंगटियन और बाकी सब मेरे पीछे आओ। वैंग डांग, सियो सियो और बाकी दाई योहेंग के पीछे जाओ। जब से माँ शाओटाओ ने मिशन समझाना शुरू किया था, एल्डर शैनफिर नहीं बोले थे। यह उनके नेतृत्व में उनके विश्वास का संकेत भी था और उनके विकास के लिए एक परीक्षा भी। यह मिशन टूर्नामेंट से पहले उनका अंतिम अभ्यास था। जैसे ही माँ शाओटाओ ने समूह बांटना समाप्त किया, वैंग डांग अचानक बोल पड़ी, मैं चाहती हूँ कि सीनियर सिस्टर माँ मुझे ले जाएं। फिर वह तेजी से आगे बढ़ी और गर्व से माँ शाओटाओ के बगल में खड़ी हो गई। सीनियर सिस्टर माँ, मैं आपकी सबसे बड़ी प्रशंसक हूँ, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। माँ शाओटाओ ने पलकें झपकाईं, फिर मुस्कुराईं। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगी। दाई योहेंग, तुम ह्यू युहाव को ले जाओ। चलिए चलते हैं। उसके साथ ही उन्होंने वैंग डांग को अपनी बाहों में लपेटा, ऊपर छलांग लगाई और तेजी से निकल पड़ी। हालांकि ह्यू युहाव ने कहा कि उसे उठाए जाने की जरूरत नहीं है। उसे बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो रास्ता दिखाए, वह खुद तालमेल बिठा सकता था।
उसने एक हाथ से निंग टियन को और दूसरे हाथ से वू फंग को पकड़ा और हवा में ऊंची छलांग लगाई। उस पल निंग टियन का चेहरा गुलाबी हो गया। हालांकि ह्यू युहाव ने उसे पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका हाथ गलत जगह पर लग रहा था। लेकिन इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसका चेहरा और लाल हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसे अपनी आंखों से इशारा करने का इरादा किया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसकी मुलाकात ह्यू युहाव की शरारती और छेड़ने वाली मुस्कान से हुई। बूम! उस पल में निंगटियन सब कुछ समझ गई। उसने ये जानबूझकर किया। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, ह्यू युहाव उसके कान के करीब झुका और धीरे से फुसफुसाया, सो सॉफ्ट एंड डेंस टिल द। निंगटियन का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। वह अब और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। बगल में वू फंग ने ये दृश्य देखा और तुरंत भड़क गई। ह्यू युहाव, निंगटियन को परेशान करना बंद करो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे तंग करके दिखाओ। इस तरह उकसाए जाने पर ह्यू युहाव ने स्वाभाविक रूप से अपनी पकड़ बदल ली। कुछ क्षणों बाद वू फंग का चेहरा लाल हो गया था और उसका छोटा मुंह गर्म हवा छोड़ रहा था। ह्यू युहाव ने उसकी ओर मजाक में देखा। अब कैसा लग रहा है? अभी भी कुछ कहना है? तुम्हारे पास बस इतना ही है ह्यू युहाव। दयनीय। ह्यू युहाव हंसा। छोटा शरीर, बड़ा गुस्सा। तुम। इस बीच माँ शाओटाओ की बाहों में वैंग डान के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसके दिमाग में उसने ह्यू युहाव और सीनियर सिस्टर माँ के बीच होने वाले किसी भी अंतरंग क्षण को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। क्या यह एक जीत नहीं थी? उसकी योजना त्रुटिहीन थी। निश्चित रूप से अब तक सीनियर सिस्टर के आलिंगन से वंचित ह्यू युहाव मौन पीड़ा में तड़प रहा होगा। वैंग डान गर्व से मुस्कुराए। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने दूर ह्यू युहाव को दो लड़कियों को ले जाते हुए और पूरी तरह से संतुष्ट देखा। वैंग डान सन रह गई। यू हाउ। और इस तरह ये वैंग डान के पूर्ण मानसिक पतन का एक और दिन था। चैप्टर समाप्त। Hugh you have, it's your turn to show something. Dolo 2, Rebirth of Hugh you have, more children, more blessings, वेब नॉवल। हर कोई पूरी गति से आगे बढ़ा और इनर कॉर्ड के शिष्यों की शक्ति तुरंत दिखाई देने लगी। जिंग नानन पहले से ही अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, फिर भी तालमेल बिठाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। माँ शाओटाओ, यहाँ तक कि वैंग डान को उठाए हुए भी पहले स्थान पर दौड़ रही थी और कभी कभी उसे दूसरों के लिए धीमा होना पड़ता था। उसके एक्सीह्यू फेंगवैंग मार्शल सोल की गति ने बिना किसी संदेह के अपनी शक्ति दिखा दी। पूछना मत, यहाँ कोई टाइपो नहीं है टिल्ड। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ता गया, जिंग नानन धीरे धीरे थकान के लक्षण दिखाने लगी। ये देखकर ह्यू युहाव उसके पीछे आया और उसमें सोल पावर प्रवाहित की। घनी दूधिया सफ़ेद सोल पावर लगातार जिंग नानन के निचले पेट लोअर एब्डोमेन में डाली जा रही थी, जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी अनुभूति पैदा हुई। थोड़ी ही देर में उसकी ऊर्जा वापस आ गई और उसका रंग फिर से खिल उठा। अपने पसीने से भीगे बालों को कान के पीछे हटाते हुए जिंग नानन ने उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद युहाव, ये कुछ भी नहीं है नानन जी। हम परिवार हैं, है ना? बस एक बार कह देना, मैं हर बार तुम्हें पूरी तरह से भर दूंगा। ह्यू युहाव की इस छेड़खानी का जिंग नानन ने कोई विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से सिर हिलाया और आगे बढ़ना जारी रखा। इस समय वू फंग, जो ह्यू युहाव की बाहों में थी, उसे और जिंग नानन को इतना करीब देखकर बेहद नाखुश थी। ह्यू युहाव, तुम सच में काफ़ी स्नेही हो, है ना? ह्यू युहाव ने बहस नहीं की। इसके बजाय उसने अपने डेमोनिक क्लॉज को थोड़ा सिकोड़ा। लगता है मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मुझसे बात करना अब आसान है वू फंग? आज मैं अकेले तुम्हें सजा दूंगा। दाइयोहिंग सबसे आगे नेतृत्व कर रहा था और ह्यू युहाव उसके ठीक पीछे था। जैसे ही ह्यू युहाव पास आया, दाइयोहिंग आखिरकार बोला, ह्यू युहाव, पहले के बारे में मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था। मेरे छोटे भाई के बीच और तुम्हारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैंने वह सब समझ लिया है। चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही डांटा है और यहाँ तक कि उसे थप्पड़ भी मारा है। सच कहूँ तो ये पहली बार था जब मैंने उसे मारा था। जो बीत गया सो बीत गया। हम सभी श्रेक अकेडमी में साधना कर रहे हैं और अब जब तुम मॉनिटरिंग ग्रुप में भी शामिल हो गए हो तो अब से हम भाई हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई द्वेष नहीं रखोगे। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो बस कह देना। ह्यू युहाव ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ीं। दाइयोहिंग की बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही थीं। अगर युहाव ने पहले व्यक्तिगत रूप से उससे आने वाली शातिर मारने की नियत किलिंग इंटेंट को महसूस नहीं किया होता तो शायद उसने विश्वास कर लिया होता। हकीकत में युहाव मन ही मन हंसा। मेरे लिए अपने भाई को थप्पड़ मारा। शायद इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि उस बेवकूफ़ ने लापरवाही से लोगों को इकट्ठा किया लेकिन फिर भी मुझे मारने में असफल रहा, जिससे अकेडमी को पता चल गया तो उसने हताशा में उसे थप्पड़ मारा, है ना? फिर भी ह्यू युहाव ने अपना चेहरा शांत रखा। साथ देना कोई बड़ी बात नहीं थी।
सीनियर, मेरी भी गलती थी। आप सही कह रहे हैं, जो बीत गया उसे बीत जाने दें। ह्यू युहाव ईमानदार लग रहा था, जैसे कि उसने वास्तव में सब कुछ भुला दिया हो। उसे इस तरह देखकर दाई योहेंग बेहद संतुष्ट हुआ। भले ही ऐसा लग रहा था कि युहाव अभी भी कुछ मामूली द्वेष रखता है, दाई योहेंग को कोई परवाह नहीं थी। बच्चों को फुसलाना आसान है। कुछ शब्द और उसने मुझ पर विश्वास कर लिया। मूर्ख छोटे भाई, अपने बड़े भाई को देखने दो कि दुश्मन को मिटाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करने का क्या मतलब होता है। शिकायतों पर बिना सोचे समझे कार्रवाई करना। मेरे भाई के रूप में तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। दाई योहेंग हल्का सा मुस्कुराया। ये सबसे अच्छा है। एक बार जब हम साथ में और समय बिताएंगे तो तुम समझ जाओगे कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। उनकी संक्षिप्त बातचीत के बाद वे शांति से अपने रास्ते पर चलते रहे। वे दोपहर तक तेजी से यात्रा करते रहे और फिर आराम करने के लिए रुके। इनर कोर्ट के छात्र सभी सामान्य दिख रहे थे, अधिक से अधिक उनकी सांस थोड़ी फूली हुई थी। जिंग नानन, एक एजिलिटी टाइप बैटल सोल मास्टर होने के नाते एक पतले और हल्के शरीर के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से टिकी रही। हालांकि वह सुगंधित पसीने से ढकी हुई थी, लेकिन कम से कम उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे नहीं थे। और ह्यू युहाव द्वारा लगातार उसकी ऊर्जा को फिर से भरने के कारण उसने थकान का कोई लक्षण नहीं दिखाया था। जहां तक ह्यू युहाव की बात है, यहां तक कि मा शाओटाओ भी एक पल के लिए चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ह्यू युहाव पूरी तरह से शांत होगा। न उसका चेहरा लाल था और न ही उसकी सांस फूली थी। उसकी काया बहुत मजबूत थी। कुछ सोचते ही मा शाओटाओ का चेहरा अचानक लाल हो गया। अपना ध्यान भटकाने के लिए उसने तुरंत अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल से सोल बीस्ट मीट का एक ढेर निकाला। ह्यू युहाव, हमें अपना कौशल दिखाओ, मा शाओटाओ ने वैंग दान को नीचे उतारते हुए कहा। हाँ, क्या दिखाऊं? ह्यू युहाव ने हैरान होकर पूछा। शाओटाओ जी, यहाँ इतने सारे लोग हैं, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं होगा? उसके संदिग्ध शब्दों को सुनकर मा शाओटाओ का चेहरा लाल हो गया और उसने अपनी आंखें घुमाईं। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए कह रही हूँ। शायद आप सबको ये पता नहीं होगा, लेकिन ह्यू युहाव का ग्रिल्ड मीट, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यह पूरे श्रेक में सबसे अच्छा है। ओह ओह, मैं सहमत हूँ। वैंग डान की आंखें बारबेक्यू के नाम पर तुरंत चमक उठीं। बाकी लड़कियों ने भी उसकी ओर ध्यान लगाया, उसके जवाब का इंतजार करने लगीं। यहाँ तक कि किनारे खड़े एल्डर शैन को भी लालच आ गया। वह पास आए और फुसफुसाए, तुम्हारा बारबेक्यू वाकई इतना अच्छा है। जब तुम कर लो तो इस बूढ़े के लिए 2 चिकन विंग्स ग्रिल कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ह्यू युहाव ने अपना सिर खुजलाया। सबकी उत्सुक निगाहें देखकर वह वास्तव में मना नहीं कर सका। ठीक है फिर, चूंकि हर कोई इसे आजमाना चाहता है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। एल्डर शैन ने सिर हिलाया। तो मैं थोड़ी देर भूखा रहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे खाने ने मुझे निराश किया तो मैं बाद में एकेडमी में तुम्हें परेशान करूंगा। ओह, एल्डर शैन को इस तरह अभिनय करते हुए देखकर जैसे खाना स्वर्ग से भी बढ़कर हो। ह्यू युहाव समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। सोल बीस्ट मीट में काफ़ी प्राकृतिक वसा होती थी, इसलिए इसे ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात आग पर नियंत्रण थी। अपना खुद का मसाला मिश्रण तैयार करने के बाद ह्यू युहाव ने ग्रिल करना शुरू किया। उसका तरीका सरल था। उसने मा शाओटाओ से लकड़ी जलवाई, फिर जलते हुए डंडे का उपयोग पत्थर के चूल्हे के अंदर आग को समायोजित करने के लिए किया जबकि वह सीकों को पलट रहा था। जल्द ही एक समृद्ध तीव्र सुगंध फैलने लगी। मांस एक सुनहरे समान रंग में बदल गया। वसा की बूंदें पोह पोह की धीमी आवाज के साथ लपटों में गिरने लगीं। और ठीक इसी क्षण सुगंध सबसे प्रबल हो गई। इस समय एल्डर शैन एक लालची बच्चे की तरह लग रहे थे। उन्होंने अपनी शराब भी नहीं पी। वे बस ह्यू युहाव के पास बैठे तीव्रता से घूर रहे थे, कभी कभी किसी और की ओर आंखें तरेरते जो अपनी लार निगल रहा होता, जैसे कि यह घोषणा कर रहे हों कि यह उनका इलाका है। ह्यू युहाव के ईश्वरीय स्तर के खाना पकाने के कौशल के साथ साधारण बारबेक्यू भी कुछ चमत्कारिक बन गया। जल्द ही 2 गर्मागर्म सुनहरे चिकन विंग्स तैयार थे। ह्यू युहाव ने उन्हें सबसे पहले एल्डर शैन को थमाया। अपने विंग्स पकड़े हुए एल्डर शैन तुरंत वहां से भाग गए। तभी ह्यू युहाव ने ग्रिल से बाकी बारबेक्यू उठाया। तुरंत सभी लड़कियों की आंखें उस पर टिक गईं, चमकदार और बिना पलक झपकाए। इस क्षण में उनमें से प्रत्येक के मन में एक प्रश्न था और उम्मीद की एक झलक। ह्यू युहाव, तुम सबसे पहले किसे दोगे? चैप्टर समाप्त। The Ice Emperor drilling everywhere, Hu Yao's spirit ascends to heaven, Dolo 2, Rebirth of Hu Yuhav, More Children, More Blessings, वेब नॉवल। इस क्षण हर किसी की निगाहें सीधे ह्यू युहाव पर टिकी थीं। समूह पर एक नज़र डालने के बाद ह्यू युहाव ने सबसे पहले अपने हाथ का बारबेक्यू वैंग डान को थमाया। शुद्ध प्रेम क्या है? यही असली शुद्ध प्रेम है। सीख पकड़े हुए वैंग डान का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसके दिल की गहराइयों से खुशी उमड़ पड़ी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ह्यू युहाव के दिल में उसका दर्जा वास्तव में इतना ऊंचा था।
युओ युहाव ने भुने हुए मांस की दूसरी सर्विंग मा शाओटाओ को दी। जूनियर, धन्यवाद टिल्डा। अगली बार सी गॉडलेक आना और सीनियर सिस्टर की एक्सी ह्यूओ वुहुंग को फिर से दबाने में मेरी मदद करना। मा शाओटाओ और ह्यूओ युहाव को इतनी आत्मीयता से बातें करते देख वैंग डांग, जिसे पहली सीख मिली थी, को अचानक लगा कि उसके हाथ के मांस में अब वह खुशबू नहीं रही। उसके बाद ह्यूओ युहाव ने एक एक करके जू लू, वू फंग, जिंग नानन, निंग टियन और शाओशाओ को वे बांट दिए। शाओशाओ को सबसे अंत में रखा गया था। इस भारी अंतर ने शाओशाओ के दिल को शिकायत से भर दिया, लेकिन उस दृढ़ इच्छाशक्ति वाली लड़की ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल चुपचाप अपना बारबेक्यू खाया। ह्यूओ युहाव ने ये सब देख लिया और उसके होठों के कोने एक चालाक मुस्कान में सिमट गए, क्योंकि वह जानता था अगर वह शाओशाओ को जीतना चाहता है तो उसे पहले उसे भावनात्मक रूप से तोड़ना होगा। यहाँ तक कि वैंग यान भी ह्यूओ युहाव का बारबेक्यू खाते समय तारीफों के पुल बांध रहे थे। एक पल के लिए उन्हें भी खुशी का अनुभव हुआ। इस यात्रा पर वैंग यान का मिशन हल्का नहीं था। वह न केवल कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी सोल ड्यूलिंग कॉम्पिटिशन के दौरान ऑन साइट कमांडर होंगे, बल्कि उन्हें छात्रों की सभी लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान रखना था। और एल्डर शैन, क्या वह ऐसे व्यक्ति दिखते थे जो लॉजिस्टिक्स संभाल सकें? उनका अस्तित्व मुख्य रूप से डराने, इंटिमिडेशन के लिए था। भोजन ने सभी के चेहरों पर मुस्कान ला दी। मूल रूप से उन्होंने आधे घंटे से 1 घंटे तक आराम करने की योजना बनाई थी, लेकिन अंत में उन्होंने यहाँ पूरे 1.5 घंटे आराम किया। हर कोई तृप्त था, वहाँ पर्याप्त से भी अधिक भोजन था, और ह्यूओ युहाव का खाना पकाने का कौशल बिल्कुल शीर्ष स्तर का था। अंत में ह्यूओ युहाव ने सभी के लिए मशरूम सूप का एक बड़ा बर्तन भी तैयार किया। उसने केवल थोड़ा सा नमक डाला था, फिर भी सूप अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि एल्डर शैन बहुत अधिक मांस खाने के बाद वास्तव में और कुछ नहीं पी सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा गॉड निकाला और उसमें आधा बर्तन सूप भर लिया, जाहिर तौर पर रास्ते में पीने के लिए। इसने सभी को याद दिलाया कि एल्डर शैन ने पहले क्या कहा था, अगर यह अच्छा नहीं हुआ तो ह्यूओ युहाव को इसकी कीमत चुकानी होगी। एल्डर शैन, आपका ये बदलाव बहुत बड़ा है। आराम करने के बाद समूह फिर से चल पड़ा। चूंकि वे पेट भर चुके थे और ऊर्जा से लबरेज थे, इसलिए उनकी गति और भी तेज हो गई। उनकी गति वास्तव में तेज थी। हालांकि उन्होंने अधिक देर तक आराम किया, लेकिन उन्हें पूरा पोषण मिला। 1 घंटे बाद वे आखिरकार हेवन डाओ एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर की सीमा पर पहुंच गए। आगे सैन्य शिविरों, मिलिट्री कैंप्स का एक बड़ा हिस्सा रास्ता रोके हुए था। दाइयोहेंग अकेले शिविर में दाखिल हुआ। बहुत जल्द उसने 1 दर्जन से अधिक सैन्य ग्रेड फ्लाइंग सोल डिवाइसेस उधार लिए। सोल मास्टर्स के उड़ने के लिए फ्लाइट टाइप मार्शल सोल्स के अलावा वास्तविकता में 7 रिंग्स तक पहुंचना आवश्यक था। तब भी शुद्ध सोल पावर की उड़ान केवल कम दूरी तय कर सकती थी। केवल टाइटल डोलो स्तर के शक्तिशाली योद्धा ही लंबी दूरी तक उड़ सकते थे। यही कारण था कि एक्सट्रीम नॉर्थ से वापसी पर 10,000 किलोमीटर की यात्रा के बावजूद एल्डर शैन थक गए थे, क्योंकि उन्होंने सोल डिवाइसेस का उपयोग नहीं किया था। जैसे जैसे सोल टूल तकनीक तेजी से आगे बढ़ी, फ्लाइंग सोल डिवाइसेस सबसे पहले सन मून एम्पायर में दिखाई दिए। उनके आगमन ने एक समय पड़ोसी हेवन डाओ एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। दोनों देशों ने अपने लगभग सभी राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग किया और अंततः अपना खुद का बनाने से पहले नीचे गिराए गए सन मून उड़ने वाले उपकरणों की रिवर्स इंजीनियरिंग की। स्टार लुओ का फ्लाइंग सोल डिवाइस वास्तव में भारी भरकम था। मुख्य हिस्सा एक बड़ा लोहे का बक्सा था, 1 मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा और 1 फुट मोटा। दोनों तरफ फोल्डिंग पंख जुड़े हुए थे जो खुलने पर 4 मीटर तक पहुंच जाते थे, जो हवा में आवश्यक लिफ्ट प्रदान करने के लिए पर्याप्त थे। इनर कॉर्ट के छात्र पहली बार फ्लाइंग सोल डिवाइसेस का उपयोग नहीं कर रहे थे। मा शाओटाओ ने धैर्यपूर्वक आउटर कॉर्ट के छात्रों को उनके संचालन के बारे में समझाया। उन्हें इस्तेमाल करने का मुख्य हिस्सा टेक ऑफ था। इस प्रक्रिया में सोल डिवाइस में सोल पावर डालने की आवश्यकता होती थी, जो हवा में ऊपर उठाने के लिए नीचे की ओर ब्लास्ट करती थी। एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वे फोल्डिंग पंख फैला देते थे। फिर वायु प्रवाह एयरफ्लो की लिफ्ट का उपयोग करते हुए वे थरस्ट को नीचे से क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में मोड़ देते थे, जिससे वे गति पकड़कर आगे उड़ सकते थे। लेकिन एक समस्या सामने आई, केवल 40 रैंक से ऊपर वालों के पास ही इतनी सोल पावर थी कि वे खुद को पर्याप्त ऊंचा उठा सकें। अन्यथा पर्याप्त ऊंचाई के बिना पर्याप्त एयरफ्लो लिफ्ट नहीं मिलेगी, जिससे उड़ान असंभव हो जाएगी। इसने तुरंत वू फंग, निंग टियन, वैंग डांग और शाओशाओ को प्रभावित किया। लेकिन इसका एक समाधान था। दूसरे उन्हें पहले हवा में ले जा सकते थे, फिर उन्हें खुद डिवाइस संचालित करने दे सकते थे। वैंग डांग के लिए यह आसान था, वह अपने लाइट गॉडेस बटरफ्लाई पंखों का उपयोग करके पहले से ही उड़ सकती थी। इस बार ह्यूओ युहाव ने निंग टियन और वू फंग को मा शाओटाओ के साथ भेजा, जबकि उसने खुद शाओशाओ को उठाया। जमीन छोड़ने का एहसास अजीब था। ह्यूओ युहाव के मार्गदर्शन में शाओशाओ पहले से ही चिल्ला रही थी।
जहां तक ह्यू युहाव की बात है, उसने भी कुछ खास महसूस किया। आखिरकार यह उसकी पहली उड़ान थी। लेकिन जैसे ही वह इस एहसास पर अचंभित हो रहा था, अचानक उसके सीने से एक छोटा बिच्छू बाहर निकला। आइस एम्परर। प्रस्थान से पहले आइस एम्परर एक प्यारे छोटे बिच्छू में बदल गई थी और ह्यू युहाव की बाहों में छिप गई थी। अब चौंककर वह बाहर निकल आई। उसने मूल रूप से उसे सरप्राइज देने की योजना बनाई थी। अब वह खुद डर गई थी। हाँ ह्यू युहाव, मुझे डर लग रहा है। ये कहते हुए आइस एम्परर ने छिपने की कोशिश करते हुए ह्यू युहाव के शरीर के सबसे गर्म हिस्से में घुसने की कोशिश की। हे, बेतरतीब ढंग से यहाँ वहाँ मत घुसो, डोंट रैंडमली ड्रिल अराउंड। नहीं, उस जगह नहीं। एक पल में आसमान में ऊंचाई पर ह्यू युहाव की सांसें थम गईं। बर्फीली ऊर्जा में लिपटे होने के एहसास ने उसकी चेतना को लगभग हिलाकर रख दिया। हाँ, आपने सही सुना। न केवल ह्यू युहाव का शरीर स्वर्ग की ओर बढ़ा, उसकी आत्मा भी स्वर्ग पहुंच गई। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया और उसने अपने दिल की कंपकंपी को जबरन दबा दिया। फ्लाइंग सोल डिवाइस का उपयोग करने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ता था और थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए पीठ के माध्यम से केंद्रीय फॉर्मेशन में सोल पावर का संचार करना पड़ता था। हालांकि ह्यू युहाव जितना अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, उसके मस्तिष्क से उठने वाली आनंद की लहरें उसे उतना ही अनियंत्रित रूप से कांपा देतीं। उसके बगल में शाओशाओ ने उसके अजीब भावों को नोटिस किया। ह्यू युहाव, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम रुककर आराम करना चाहते हो? तुम्हारा चेहरा ये बहुत लाल दिख रहा है। चैप्टर समाप्त।